हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने अभी ये 10th का सिलेबस शुरू करा है। इसकी एक क्लास डल चुकी है, आज ये सेकंड क्लास है। इसको देखते हैं हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया, पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर ये सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पढ़ा था। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु एक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उससे नया परमाणु बनता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक परमाणु ही भाग लेंगे, उससे कम नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, उससे एक नया परमाणु प्राप्त होएगा, हमारे पास नया यौगिक मिलेगा हमें। तो ये हमने रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था। फिर हमने रासायनिक समीकरण पढ़ा था। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, एक तरफ अभिकारक लिखते हैं और दूसरी तरफ उत्पाद लिखते हैं। अभिकारक जो लिखते हैं उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं और अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो का सिंबल लगाते हैं। मतलब जिनसे हमें मिल रहा है उसकी तरफ से चलेगा एरो और जिसकी तरफ जा रहा है उससे उसकी तरफ जाएगा। जैसे इधर अभिकारक है, अभिकारक, यहां से इधर एरो जाएगा, ये उत्पाद। मान लो अभिकारक हमारे पास दो या दो से ज्यादा होते हैं तो दो लिख लेते हैं, जैसे ए और बी, ये दो अभिकारक है, इससे हमें सी उत्पाद मिल रहा है ये, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। लेकिन ये जो दो है, इन दोनों के बीच में फिर हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे आज की क्लास में। आज का नया टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है ये। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये किसने दिया है और इसका परीक्षण किसने किया। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम, किसने दिया और किसने परीक्षण किया। ये दिया लेवोसियर ने, लेवोसियर। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर ने दिया और इसका परीक्षण किसने किया कि ये सही है या गलत है, लैंडोल्ट ने, लैंडोल्ट। ये इसका परीक्षण किया लैंडोल्ट ने। अब हम देखते हैं इस नियम में क्या है। इस नियम में ये बताया गया कि हम जो अभिकारक ले रहे हैं और जो हमारे पास उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनकी अमाउंट सेम होती है। जैसे कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, हम ये मान लेते हैं x प्लस वाई, इससे हमें z उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अब जितना ये परमाणु है इधर वाले उतने ही ये होंगे, मतलब इधर के परमाणुओं की संख्या इधर के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। मान लो जैसे हम ऐसे ही इसको सिंपल वे में मान लेते हैं, ये 5 kg है, ये 5 kg है, तो इधर हमें 10 kg प्राप्त होगा। इधर भी 10 kg हो रहा है तो उधर भी 10 kg होगा, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही बताया गया कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के
बराबर होती है। तो इस नियम में यही बताया गया है कि इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो रही है, दिख रहा है साफ? इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। मतलब जितने परमाणु अभिकारक में उतने ही परमाणु उत्पाद में होंगे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, मान लो हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, अगर वो रिएक्शन पूरी तरह से होगी तभी इनके परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, अगर वो पूरी नहीं होगी तो इनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे एक और ये कंडीशन लिखेंगे, यदि अभिक्रिया पूर्णतः होती है तो ही यह नियम लागू होगा। यदि अभिक्रिया पूरी तरह से हो रही है तभी ये परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। अगर मान लो रिएक्शन हो रही है और वो बीच में ही रुक गई तो उसमें परमाणुओं की संख्या फिर बराबर नहीं होगी। इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, अतः अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो इस नियम से हमें ये प्राप्त होता है कि दोनों तरफ लेफ्ट और राइट परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। तो ये नियम समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नियम किसने दिया, लेवोसियर ने। परीक्षण लैंड डॉल्टन किया। इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है यदि अभिक्रिया पूर्णतः होती है। अगर अभिक्रिया बीच में रुक गई तो बराबर नहीं होगी, अभिक्रिया का पूरा होना भी जरूरी है, तो ही यह नियम लागू होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो इसको नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे करते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आगे करते हैं।
हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे H2 प्लस O2 इक्वल टू H2, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2। अब हम इसको देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के कितने कितने परमाणु हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2। इधर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है इधर। अब इधर हाइड्रोजन के परमाणु और इधर हाइड्रोजन के परमाणु ये दोनों सेम है, लेकिन जो ऑक्सीजन के परमाणु है इधर 2 दे रखे हैं और इधर 1। इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, अतः यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है, अतः यह समीकरण असंतुलित समीकरण है। क्योंकि यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही, इसलिए यह असंतुलित समीकरण है। क्योंकि किसी भी समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना ही पड़ेगा, तभी वो संतुलित समीकरण होगी। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, अतः सभी समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना आवश्यक है, तभी वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगी। कोई भी समीकरण जब तक द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगी, तब तक वो संतुलित समीकरण नहीं होगी। अब क्योंकि ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही, इसलिए ये असंतुलित समीकरण है। लेकिन अब हम इसको संतुलित करना है, क्योंकि कोई समीकरण अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए उसको संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। तो हमें समीकरण संतुलित करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, वो लिखते हैं। सभी समीकरणों
को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना आवश्यक है। सभी समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट, हम कोई अभिक्रिया लाएंगे, जैसे अभिक्रिया H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद में समान है, परंतु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या असमान है। अतः यह समीकरण असंतुलित है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में समान है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। इसलिए समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं रहती। अब नेक्स्ट लिखेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये सब मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि ये पेपर में लिखना पड़ेगा, अगर नंबर लेने हैं तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी ऐसे ही इसको समझा के छोड़ देती। ये लिखोगे तभी इसमें पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में। तो ये समझ में आ गया होगा। ये पहले बता दिया था नियम, लेवोसियर ने दिया और परीक्षण लैंडोल्फ ने दिया। फिर हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था वो समझा कि द्रव्यमान संरक्षण में क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। फिर हमने ये एग्जांपल लिया है H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के जो परमाणु है इधर 2 है और इधर 1 है। इनको ये अलग अलग है, इसलिए ये असंतुलित अभिक्रिया। अगर ये सेम होते तो ये संतुलित अभिक्रिया होती। इसमें क्या लिखा हमने फिर, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, अतः यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में तो यही था कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए,
लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब ये उसके नियम का पालन नहीं कर रही। अतः यह समीकरण असंतुलित समीकरण है। अतः सभी समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना आवश्यक है, तभी वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगी। फिर ये हमने कुछ शर्तें लिखी कि किसी भी समीकरण को संतुलित होने के लिए क्या क्या जरूरी है। सभी समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। जैसे हमने ये अभी एग्जाम्पल लिया, इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या सेम है लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या असमान है, इसलिए ये असंतुलित समीकरण है। क्योंकि ये समीकरण असंतुलित है इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद हम समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। वो किस लिए पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि समीकरण असंतुलित होती है बहुत सारी। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ये इसमें इतना ही था द्रव्यमान संरक्षण में। अब हम समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं कि समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी यौगिक है, जैसे ये है H2O, CO2 या फिर और H2SO4, SO4, ये सब हमारे पास यौगिक है। इनकी संख्या हमें अगर बढ़ानी या घटानी है तो हम कैसे करते हैं? ये हमारे पास यौगिक है, ये इनके सूत्र हैं। ये H2O जल का सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये सूत्र हैं। अगर हमें इनकी संख्या बढ़ानी या घटानी है तो इनको हम कैसे करेंगे? जैसे ये H2O है, हमें यहाँ O की संख्या बढ़ानी है, हमें मान लो O की संख्या 2 करनी है, तो हम कैसे करेंगे? H2O2 ऐसे करेंगे। लेकिन ये मेथड गलत है, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसका यहाँ पे ये फॉर्मूला ही चेंज हो गया। H2O होता है जल का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ 2 लगाने से H2O2 बन गया, तो ये गलत मेथड है, इसको हम ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ानी है तो जितनी हमें संख्या बढ़ानी है वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, जैसे 2H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन 1 था। अब यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब कितने हो गए? ये जो है इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, तो यहाँ 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसकी इसमें करेंगे ऑक्सीजन 1। इस तरह से अगर हमें किसी की भी संख्या बढ़ानी रहती है तो हम उसको पीछे की तरफ लिखते हैं, ना कि उसको आगे की तरफ लिखेंगे। ऐसे यहाँ अगर हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है, मान लो हमें कार्बन की संख्या यहाँ 4 करनी है, तो हम यहाँ पे C4O2 नहीं लिखेंगे, ये गलत मेथड होगा। इसके 4 करने के लिए हमें यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, इसके इधर 4CO2, ये वाला सही है। अब पहले यहाँ कार्बन 1 था, अब वहां पे 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले 2 थे, अब यहाँ कितने हो गए? इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, 4 दूनी 8। कार्बन 4, ऑक्सीजन 8, इस तरह से बढ़ाते हैं। ऐसे इसमें अगर हमें यहाँ पे सल्फर की संख्या बढ़ानी है, सल्फर की हमें मान लो 2 करनी है, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यूं नहीं लिख सकते, हम H2S2O4 ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत मेथड है। इसकी संख्या 2 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तब सल्फर 2 हो जाएगा। यहाँ H, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2H2SO4, इस तरह से यहाँ पे सल्फर की संख्या 2 हो जाएगी। अगर हम इधर पीछे की तरफ लिखते हैं तो वो गलत माना जाता है उससे, क्योंकि पूरा का पूरा यौगिक का सूत्र ही चेंज हो जाता है, फॉर्मूला चेंज हो रहा है। अब यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, सल्फर की संख्या
यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, 2 एकम 2। ऑक्सीजन की संख्या 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8। इस तरह से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए संख्या को पीछे लिखते हैं ताकि सूत्र ना बदले, नहीं बदले। किसी भी रासायनिक समीकरण में संख्या बढ़ाने के लिए उसको संख्या को पीछे की तरफ लिखते हैं ताकि उसका सूत्र ना बदले। अब हम एग्जाम्पल लेके समीकरण सोल्व करेंगे। फर्स्ट समीकरण लेंगे हम H2 प्लस O2 इक्वल टू H2। ये हमारे पास समीकरण है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है इसलिए हमने 2 लिखा, ऑक्सीजन यहाँ 2 है 2 लिख लिया, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये 2, ऑक्सीजन 1। तो अब इसमें क्या मिस्टेक है, हाइड्रोजन तो दोनों तरफ सेम है लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, हमें इधर भी 2 करनी है। अब इधर 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे 2 लगाएं, H2O2 ऐसे 2 लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ 2 लगाएंगे ये गलत है, तो हमें ये 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा इधर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, H2 प्लस O2 एरो 2H2O। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 हो गए लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 थे यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे 4 हो गए, ऑक्सीजन सेम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे। अगर हमें यहाँ 4 करने हैं तो यहाँ हम 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको हमें 4 करने के लिए 2 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 हो जाए, तो 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये बैलेंस हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 2H2O। इस तरह से ये समीकरण बैलेंस होगी। इस समीकरण में हमने क्या किया, हमने इसमें नंबर रख के देखे कि यहाँ पे इस नंबर को रखेंगे तो ये बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इधर रखेंगे तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसमें हमने मतलब अपनी समझ से ही कि नंबर रख के देखा और फिर देखा कि समीकरण संतुलित हो रही है या नहीं हो रही, बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो क्योंकि हम इसमें नंबर रख के ट्राई कर रहे हैं तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम एक और समीकरण लेते हैं, N2 प्लस H2, इससे हमें मिल रहा है NH3। अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन इधर 2 है इधर 1 है,
हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही बैलेंस नहीं है, ना नाइट्रोजन बैलेंस है ना हाइड्रोजन बैलेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम किसको बैलेंस करें, नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 है तो उधर भी 2 करने पड़ेंगे। 2 करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो मेथड गलत हो जाएगा, हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आगे। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, N2 प्लस H2 एरो 2 NH3, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ हाइड्रोजन 6 है और यहाँ 2 है, तो इधर भी हमें 6 करने हैं। अब इस 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 6 आ जाए। 2 में किसकी मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6। इसका मतलब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी तब होगी ये बैलेंस। N2 प्लस यहाँ पे अगर हम 3 लिख देंगे 3H2, ये 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2NH3। अब ये बैलेंस होगी, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर 6 है, 3 दूनी 6, इधर भी 6 हो गए, तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन आ गई। इसमें बस नंबर रख रख के देखते हैं, जहां भी जो साइड बैठ जाए उससे ही कर लेते हैं। इसको प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, ये अपने आप आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ये कर लिया हमने H2 प्लस O2 और ये N2 प्लस H2। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, थर्ड Mg प्लस O2 MgO। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ Mg का 1 परमाणु है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन के परमाणु बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस करना है हमें पहले। Mg 1 ऑक्सीजन 2, Mg 1 ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन 2 है इधर, इधर भी 2 करने हैं हमें, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिखेंगे पहले। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये मैग्नीशियम के परमाणु बैलेंस हो गए, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये दोनों बैलेंस होगी। अब क्या हुआ, ये मैग्नीशियम का 1 परमाणु है इधर, लेकिन इधर ये 2 हो गए, तो अब हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा मैग्नीशियम के परमाणु को। तो मैग्नीशियम के परमाणु 2 करने हैं, अगर हम यहाँ 2 लिखें तो वो गलत हो जाएगा मेथड, फिर हमें इधर ही 2 लिखना पड़ेगा पीछे की तरह। तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे 2Mg प्लस O2 2MgO। ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन आ गई, संतुलित। ये आज मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल कराए हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ बड़े एग्जाम्पल करेंगे, इनको करना, इनकी अपने आप भी प्रैक्टिस करना। एक बार शेयर करके आप रफ कॉपी में समीकरण लिख के खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपसे वो बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही। 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको भी आ जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए संख्या को पीछे लिखते हैं ताकि सूत्र नहीं बदले। ये इसके एग्जाम्पल करके बताया मैंने, संख्या किधर लिखेंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। ये 3 एग्जाम्पल करे, H2 प्लस O2 H2O, N2 प्लस H2 इससे NH3 मिला, Mg प्लस O2 इससे MgO मिला। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि क्लासेस चल रही हैं, फ्री चल रही हैं, तो इनको देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।